हेलो एवरीवन। आज हम लोग नगर पालिका अधिनियम को कंप्लीट कर देंगे। हालांकि पिछले टर्म पे हमने आपको 129A तक पढ़ाया था, मगर दो टॉपिक वहाँ पर छूट गए थे हम लोगों को। एक टॉपिक जो हमारे सामने है 87A धारा, जो है नगर पालिका अधिनियम की धारा 87A 87A क्या कहती है? अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया। हालांकि ये धारा जो है 2001 का जो संशोधन हुआ था नगर पालिका अधिनियम में, उसके द्वारा हटा दी गई है, मगर ये अभी भी PCSJ और HGS में पूछी जा रही है, इसलिए इस धारा को पढ़ना ज़रूरी है। क्या कहती है धारा? तो शुरू करें। धारा 87A नगर पालिका अधिनियम संशोधन 2001 द्वारा निकाल दी गई है। इस धारा 87 या 87A के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार लाया जा सकता है। पूरी प्रोसेस 87A में बताई गई है कि जो अध्यक्ष है उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार लिखित प्रक्रिया अनुसार लाया जाएगा, उसको देख लें। पूरा बिंदुवार तरीके से हम देखें। पहला बिंदु या पहला पॉइंट या पहली उपधारा क्या कह रही है? नगर पालिका के अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय की लिखित नोटिस जो नगर पालिका के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने वाले 2 सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। कहने का मतलब है, अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए जो नगर पालिका है उसके कुल सदस्यों की 1/2 संख्या इस बात को हस्ताक्षरित करेगी कि हमें जो अध्यक्ष है उन पर विश्वास नहीं है, और जो हस्ताक्षर किए हैं उन्हीं में से 2 लोग जो हैं व्यक्तिगत रूप से जिला मजिस्ट्रेट के पास उसकी लिखित प्रतिलिपि लेकर जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जिला मजिस्ट्रेट उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित करेगा जो उसके द्वारा नियत समय और दिनांक पर नगर पालिका कार्यालय पर होगी। एक डेट मुकर्रर कर देगा जिला मजिस्ट्रेट और समय कर देगा मुकर्रर कि इस समय और इस डेट पर आपको सभी नगर पालिका सदस्यों को उपस्थित होना है। हालांकि इसकी सूचना सारे सदस्यों को रजिस्ट्री के डाक द्वारा देगा कि आपको फला डेट और फला समय पर उपस्थित होना है। तीसरी उपधारा क्या कर रही है? तीसरा पॉइंट देखें। जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश से इस बात का आग्रह करेगा कि वो इस बैठक की अध्यक्षता के लिए एक वैतनिक सिविल न्यायिक अधिकारी को नियत करे और कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करेगा। ये जो बैठक अविश्वास प्रस्ताव के कारण लाई जाएगी अध्यक्ष के प्रति, अध्यक्ष के विरुद्ध, तो उस बैठक के लिए जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा? न्यायाधीश से एक आग्रह करेगा कि हमें एक वैतनिक न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी दीजिए जो इस बैठक की अध्यक्षता करे, क्योंकि वो न्यायिक रूप में काफ़ी सक्षम व्यक्ति होगा, और किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्षता नहीं दी जाएगी उस बैठक की जो कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए है अध्यक्ष के। चौथी उपधारा कहती है, न्यायिक अधिकारी प्रस्ताव में गुणदोष पर विचार नहीं करेगा और ना वो प्रस्ताव पर मत देने का हकदार होगा। जो न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिला न्यायाधीश द्वारा, वो किसी उस मामले में गुण या दोष पे चर्चा नहीं करेगा, उस पर उतना विचार नहीं देगा और ना ही मत देगा। उसका काम है दोनों जो पक्ष हैं उनको सुनना, उनके अनुसार आदेश प्रस्तावित करना, आदेश देना। 5वीं उपधारा देखें। प्रस्ताव तभी स्वीकृत हुआ समझा जाएगा जब वो नगर पालिका के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ है। कहने का मतलब हुआ
जो उपस्थित हैं वहाँ पर सदस्य, और उन सदस्यों ने 2/3 बहुमत द्वारा ये साबित कर दिया है कि ये अध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाई गई थी, उनमें टोटल सदस्य में से 2/3 उसको हटाने के समर्थन में है अध्यक्ष के। तो अगर 2/3 अध्यक्ष सदस्य हटाने के लिए सहमत हैं तो जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत समझा जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा वो। आगे देखें हम लोग। छठा पॉइंट देखें 87A का छठी उपधारा या छठा पॉइंट, यदि प्रस्ताव पारित न हो सके तो अविश्वास का कोई प्रस्ताव 2 वर्ष की अवधि के व्यतीत होने के पूर्व नहीं लाया जाएगा। कहने का मतलब जो बैठक हुई उस बैठक में वो लोग जो सदस्य से अध्यक्ष के प्रति 2/3 बहुमत नहीं दे पाए, और इस कारण 2/3 बहुमत न होने के कारण, अध्यक्ष के विरुद्ध 2/3 बहुमत न होने के कारण उन लोगों का प्रस्ताव जो था उसको हटाने का, अध्यक्ष को हटाने का, वो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने की तारीख से 2 साल तक वो लोग अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं ला पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। 7वीं उपधारा देखें। इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव की कोई नोटिस अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं की जाएगी। कहने का मतलब जो अध्यक्ष पद ग्रहण किया है तो सदस्य चाह कर भी 2 साल के भीतर उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक नहीं कर सकेंगे। ये बताता है 7वां पॉइंट। 8वां उपधारा या 8वां पॉइंट और आखिरी उपधारा है, ये देखें हम लोग। इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में नगरपालिका के किसी सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य का मतलब आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति ना की जाएगी। कहने का मतलब है इस धारा में जितने उपबंध किए गए हैं उसमें कोई भी नगर पालिका का सदस्य हो, चाहे जिला मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, न्यायिक अधिकारी हो या राज्य सरकार हो, वो किसी भी मामले में कोई भी निर्णय देती है, कोई भी कार्य करती है, तो उसके निर्णय या कार्य को किसी भी न्यायालय में आप प्रश्नगत नहीं कर पाएंगे। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने आपको पिछले टर्न पर करों के बारे में बताया था, करों का अधिरोपण किया जाना, जो कि धारा 128 में थे। अब यहाँ पर यह बात बता दी गई है, जो उसका बचा हुआ पार्ट है, कर का अधिरोपण। इसमें एग्जैक्टली कर के अधिरोपण की प्रक्रिया बताई गई है, किस तरह से कर अधिरोपित, मतलब किस तरह से उनका पास होंगे कर, किस तरह से वो प्रकाशित किए जाएंगे और किस तरह से वो परिवर्तन में आएंगे, ये बताती है धारा 135। एग्जैक्टली शीर्षक इसका है कर का अधिरोपण। और 128 में बताए थे कौन कौन से कर लगाए जा सकते हैं नगरपालिका द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र में कौन से कर लगाए जाते हैं, ये बताती है धारा 128। और करों का अधिरोपण किस तरह से होगा ये बताती है धारा 135। दोनों में फर्क समझिए, प्रश्न को समझिएगा जरूर कि करों के बारे में पूछ रहा है कि कौन से कर लगाए जाएंगे, तो धारा 128 लिखेंगे। कर का अधिरोपण किस प्रकार होगा या किस धारा में बताया गया है, तो आप सीधे सीधे धारा 135 लिखेंगे। देखें धारा 135 की धारा 1। धारा 134 के अधीन पारित संकल्प की प्रति राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कहने का मतलब है 134 के अनुसार जो करों के अधिरोपण का संकल्प ले लिया गया है, वो जो भी अधिकारी नियुक्त हो, जो भी अधिकारी इस कार्य के लिए विहित किया गया हो, मुकर्रर किया गया हो, उसके समक्ष जो संकल्प के पारित करने की प्रक्रिया उसको प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी बात, संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी शासकीय गजट में नियत की गई तारीख से कर को
अधिरोपण अधिसूचित करेगा। कहने का मतलब है जो संकल्प की प्रति मिली है राज्य सरकार द्वारा, उस प्रति को राज्य सरकार द्वारा या किसी प्राधिकारी को मिली है तो वो प्राधिकारी शासकीय गजट में उस प्रति को प्रकाशित कर देगा कि भाई इस तरह से ये कर आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं और ये कर अब आपको देना होंगे इस नगर पालिका क्षेत्र में। तो इस तरह से अधिरोपण की जो अधिसूचना है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। तीसरी और आखिरी उपधारा और पॉइंट देखें हम लोग। उपधारा 2 के अधीन कर के अधिरोपण की अधिसूचना इस बात का निर्णायक सबूत होगा या होगी कि कर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिरोपित किया गया है। जो अधिसूचना अधिरोपित कर दी गई है, प्रकाशित कर दी गई है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी तरह से इस बात का ये सबूत होगी अधिसूचना कि जो कर है वो अधिरोपित किए जा चुके हैं, इनमें अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इसके बाद देखिए जगह बची थी तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया 9450770672। अब एग्ज़ाम का आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना के अंदर समय बचा है। अब आपके पास 1 महीना भी नहीं बचा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मेंस का एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत होता है, इसलिए हमने अपना नंबर सर्कुलेट किया है। इस नंबर पर आप लोग जुड़ जाइए, ग्रुप बना दिया है हमने। तो आपके जो भी प्रेशर्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी क्यूरीज हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इन सब के बारे में बताएंगे। कैसे आप प्रेशर को मेंटेन करेंगे उस सब के बारे में बताएंगे। किस तरह से अच्छा उत्तर लिख सकते हैं वो सब बताएंगे, तो क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे हमारे। और इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल फीस 500 रुपये रखी हुई है, जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन ले लीजिए, फीस भी ले जाइए आप अपनी, और इनाम भी लीजिए। कुल मिला के मकसद हमारा पूरा ये है कि आप मेंस में सिलेक्शन ले लें। ज्वाइन होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, बहुत अच्छी बात है। नहीं होते हैं तो हमने आपको लास्ट में अपना चैनल का नाम दे दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। यूट्यूब पे आप डायरेक्ट डालें, आप हम तक पहुंच जाएंगे। डे 1 से लेकर डे 100 तक आपको वीडियोस मिलेंगे। तो जो PCS JK मेंस के सिलेबस को पूरी तरह से लागू है, पूरी तरह से मेंस का सिलेबस आपको मिल रहा है। ऑलमोस्ट मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये आज फर्स्ट पेपर का लास्ट है। कल अगला वीडियो जो होगा वो थर्ड पेपर जो लॉ का है, सेकंड पेपर जो लॉ का प्रोसीजर है वो बहुत पहले हम कंप्लीट करा चुके हैं। ये फर्स्ट पेपर मौलिक विधि है, ये आज कंप्लीट हो रही है। आज आखिरी टॉपिक है ये। और अगले टर्न पे जो 73वां डे होगा उसमें आपका मौलिक विधि नहीं है, अब तक अगले ये एग्जैक्टली लोकल लॉ का है, थर्ड पेपर है ये, मौलिक विधि नहीं है। अगले टर्न पे मौलिक मतलब 73वें दिन जो है मौलिक विधि कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब है मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद आपको जो लीडिंग केसेस हैं दो सुप्रीम कोर्ट के 2022 के, वो सारे केसेस बताएंगे। फिर क्वेश्चन आंसर्स, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब डिस्कस कराएंगे। रिवीजन आपका अब सिलेबस चूंकि हो गया है, एक तरह से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे अब हम 74वें डे से। कहने का मतलब ये है टोटल कि आप चाहे तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं, नहीं जुड़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, हमने आपको चैनल दे दिया। डायरेक्ट सर्च करिए, उसमें सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेस लिस्ट बना दी है, डे वाइज भी पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। सारे वीडियो के साथ हमने आपको PDF या हैंड रिटन नोट्स का दिया हुआ है। जैसे ही आप वीडियो चलाएंगे मोर लिख के आएगा, मोर को टच कर दीजिए, PDF आ जाएगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका यह है PDF अपने हाथ में रखिए, PDF की हार्ड कॉपी, और फिर वीडियो को देखिए। मैटर पूरी तरह से समझ लेने के बाद वीडियो को कंटिन्यू चलने दीजिए। 2, 4, 6, 10 बार जब वीडियो आपके दिमाग में, आपके कानों में गूंजेगा तो आप पूरा मैटर बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझ पाएंगे
और एग्ज़ाम के टाइम आपको सारा मैटर स्ट्राइक करेगा। थैंक यू। आगे चले हम लोग। अब हम लोग आ गए नगर पालिका अधिनियम की धारा 140 वार्षिक मूल्य। समझ ले वार्षिक मूल्य का मतलब क्या है, कैसे निर्धारण होता है इसका, ये सब चीज़ें बताई गई हैं धारा 140 में। वार्षिक मूल्य का तात्पर्य, पहला पॉइंट, रेलवे स्टेशन, होटल, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री या इस प्रकार के अन्य भवनों के संबंध में भवन की संरचना की लागत को उससे जुड़ी भूमि की कीमत में जोड़कर वार्षिक मूल्य निकाला जाएगा। कहने का मतलब है वो बिल्डिंग है जो किराए पर नहीं उठाई जा सकती, जैसे रेलवे स्टेशन है, होटल है, कॉलेज है, स्कूल है, अस्पताल है, इन सब के जो भवनों का वार्षिक मूल्य है वो उसमें जो संरचना है, जो लागत आई है, जो कीमत लगी है उनको बनाने में, और जो उसकी भूमि का कीमत है, वहाँ पर मार्केट वैल्यू है भूमि की, उन दोनों को जोड़कर उस भवन की वार्षिक कीमत, वार्षिक मूल्य निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, खंड 1 के प्रावधान के अंतर्गत न आने वाले भवन या भूमि के संबंध में संपूर्ण किराए की राशि द्वारा भवन के वार्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगर इस तरह का कोई भवन नहीं है और कोई भवन जो किराए पर उठाया जा सकता है, उठाया गया है, उसका जो वार्षिक मूल्य है उसका निर्धारण संपूर्ण किराए की राशि के आधार पर किया जा सकता है आराम से। अब आगे बता दिया गया कि आखिर ये वार्षिक मूल्य हम लोग निकाल क्यों रहे हैं। तो देखें, किसी भवन के वार्षिक मूल्य के निर्धारण का उद्देश्य अधिनियम के तहत कर अधिरोपित करना है। जो नगर पालिका कर लगाती है उस भवन या भूमि पर जो नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है, तो वो एग्जैक्टली वार्षिक मूल्य पर कर होता है। जितनी ज़्यादा वार्षिक मूल्य होगा किसी भवन या भूमि की, उस पर उतना ही ज़्यादा कर अधिरोपित करेगी नगर पालिका। अब धारा 141 पूछ ली जाती है। इसमें पूछा जाता है मूल्यांकन सूची जो है उसको तैयार करने में क्या क्या सावधानियां रखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम ध्यान देते हैं। तो पहले देखें धारा 141 मूल्यांकन सूची को तैयार करना। समझ ले, जब किसी भवन या भूमि या दोनों पर कर अधिरोपित किया जाता है तो नगर पालिका अपने क्षेत्र के समस्त भवनों एवं जमीनों की मूल्यांकन सूची तैयार करती है, जिसमें कहने का मतलब है नगर पालिका जो कर अधिरोपित करती है तो उससे पहले क्या करती है, एक मूल्यांकन सूची तैयार कर लेती है भवनों या जमीनों की और उस हिसाब से उस पर कर अधिरोपित करती है। अब मूल्यांकन सूची किन आधारों पर होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखी जाएंगी, वो सब बातें बता दी गई हैं। जिसमें से पहला पॉइंट है गली या मोहल्ले का नाम जिसमें संपत्ति उपस्थित है। जिस संपत्ति के बारे की बात में जो मूल्यांकन की सूची तैयार की जा रही है उसमें उस गली का या मोहल्ले का नाम लिखा जाएगा पहले। दूसरी बात, स्थाई स्वामी या धारक का नाम, जो भवन स्वामी है या भवन धारक है उसका, या भूमि स्वामी या भूमि धारक है उसका नाम होगा। तीसरी बात, वार्षिक किराएदारी का मूल्य या ऐसे मूल्यांकन हेतु अन्य विवरण, उसका वार्षिक किराएदारी क्या है या उसका मूल्यांकन जो हमने धारा 140 में पढ़ा है, वार्षिक मूल्य क्या है, उन सब का विवरण होगा। और चौथी और आखिरी बात, इस प्रकार मूल्यांकन सूची तैयार करने के पश्चात उस पर लगाए जाने वाले कर की राशि का उल्लेख किया जाएगा। जब सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी कि संपत्ति कहाँ है, उसका स्वामी कौन है, उसका लगभग वार्षिक मूल्य कितना है, और इस प्रकार सूची तैयार करने के बाद उस पर वार्षिक मूल्य उसका क्या होगा, मूल्यांकन सूची तैयार हो गई। अब उस पर जब सूची तैयार हो गई तो उस पर कर लगाने की वैल्यू भी, राशि भी निश्चित कर दी जाएगी, उसका उल्लेख कर दिया जाएगा कि इस भूमि पर इतना आपको कर देना है। अब इसके आगे एक पॉइंट हमने लिख दिया है कि अगर आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि अधिनियम, पहले देख लें, अधिनियम की धारा 142 से 145 तक सूची को प्रकाशित करने तथा उसका पुनरीक्षण करने की व्यवस्था की गई है। जो ये सूची तैयार की जा रही है, हो सकता है इस पर किसी स्थानीय क्षेत्र के व्यक्ति को आपत्ति हो, तो वो आपत्ति, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि सूची तैयार की जाती है तो उससे पहले आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद उस पर बैठक होती है, बैठक के बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, निष्कर्ष के बाद वो प्रकाशित कर दी जाती है। प्रकाशित
मतलब उससे पहले पुनरीक्षण होता है और फाइनली वो प्रकाशित कर दी जाती है। तो सारी व्यवस्थाएं, सारी प्रक्रियाएं जो हैं 42 से लेकर 145 में दी गई हैं। कभी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। धाराओं का हमने उल्लेख कर दिया, हालांकि इस पर कभी प्रश्न आया नहीं है। जितने प्रश्न संभावित है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा एडिशनल नॉलेज लेके चले। आ जाता है तो आप 142 से लेकर 145 तक धाराओं का उल्लेख कर दें और बता दें किस तरह से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं, फिर उस पर विचार किया जाता है। फिर पुनरीक्षण के बाद तो फिर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। अगर फिर भी किसी को असुविधा है तो उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अब हम लोग चले अगले पेज पर। ये दो धाराएं 161 और 162 बहुत पूछी जाती हैं। क्या कहती है धारा 161 नगर पालिका अधिनियम की, देख लें। दावाकृत कर की परिसीमा और प्रारंभिक निक्षेप। निक्षेप कहते हैं डिपॉजिट करने को, जमा करने को, कोई भी धनराशि को जमा करने को निक्षेप या डिपॉजिट कहते हैं। तो है क्या एग्जैक्टली दावाकृत कर की परिसीमा? जो अपील है उसकी परिसीमा क्या होगी दावाकृत संपत्ति से संबंधित, और उसमें आपको क्या डिपॉजिट करना होगा ये बताता है धारा 161। देख ले पहले। किसी भी अपील को जब तक नहीं सुना जाएगा, किसी भी अपील को तब तक नहीं सुना जाएगा जब एवं अवधारित किया जाएगा जब तक कि। कहने का मतलब आप कोई अपील करना चाहते हैं किसी आदेश के विरुद्ध, किसी नोटिस के विरुद्ध या किसी भी मामले में, तो आपकी अपील को तब तक नहीं सुना जाएगा और उसका निश्चायक निर्णय नहीं दिया जाएगा, विनिश्चय नहीं किया जाएगा, अवधारण नहीं किया जाएगा, जबकि आपने नीचे लिखी दो शर्तों को, जब तक आपने नीचे लिखी दो शर्तों को पूरा न कर लिया हो। पहली शर्त क्या है? भवनों एवं भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारण कर की राशि कर की दशा में अपील को आदेश की संसूचना की तारीख के पश्चात अगले 30 दिनों के भीतर, जिस 30 दिनों में क्या है उसकी प्रति को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर, और अन्य किसी कर की दशा में कर निर्धारण की अथवा निर्धारण के परिवर्तन की नोटिस के प्राप्त होने के दिनांक के पश्चात अगले 30 दिनों के भीतर, अथवा यदि कोई नोटिस ना दी गई हो तो निर्धारण अथवा निर्धारण के परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग की तारीख के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर न लाया गया हो। कहने का मतलब है आप अगर अपील करना चाहते हैं किसी मामले में तो आपको अपील कब करना होगी? जो आदेश दे दिया गया है, आदेश की संसूचना आपको कर दी गई है, उस आदेश के 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। उस 30 दिनों में जो एक प्रति आपको मिलती है, क्योंकि आप अपील करते हैं तो जो आदेश की प्रति होती है उसी के आधार पर आप अपील करते हैं। तो अपील की जो आदेश की प्रति होती है उसको मिलने में के लिए जो अनुमानित समय होता है, अपेक्षित समय होता है, उस समय की छूट है। मतलब मान लीजिए आपको प्रति मिलने में 5 दिन लग गए तो 30 दिन के भीतर का मतलब हुआ अब आपको 35 दिन मिल रहे हैं। ठीक उस समय को छोड़ दिया जाता है जितना अपेक्षित समय आदेश को मिलने में लगे। और अगर आदेश से संबंधित नहीं है, ये मामला किसी नोटिस से संबंधित है, तो आपको जिस दिन नोटिस मिला है उसके 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। और नोटिस से भी संबंधित नहीं है कि सिर्फ आपसे किया कहा गया है कि आप इन करों को जमा करें, करों को जमा करने की मांग की गई है, तो मांग के 30 दिन के भीतर आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं कि भाई हम संतुष्ट नहीं हैं इस आदेश से या इस नोटिस से या इस मांग से। तो इन तीनों के आधार पर आप क्या करते हैं? 30 दिन के अंदर क्या करेंगे? आप अपील कर सकते हैं संबंधित न्यायालय के समक्ष। इस पूरी उपधारा 1 को हमने बहुत संक्षेप में लिख दिया है। ये 3 मामलों में अपील हो रही है, एक तो आदेश के 30 दिन के भीतर, एक नोटिस के 30 दिन के भीतर, या कर की मांग के 30 दिन के भीतर। तो आदेश, नोटिस और मांग
इन तीनों के 30 दिन के भीतर आप क्या कर सकते हैं, संबंधित न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं। और दूसरी शर्त आपको क्या पूरी करना है, देख लें। अपीलार्थी द्वारा, अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप अपीलार्थी हैं, अपीलार्थी द्वारा दावाकृत धनराशि का नगर पालिका कार्यालय में निक्षेप न कर दिया गया हो। कहने का मतलब है जिस बारे में आप अपील कर रहे हैं वो दावाकृत, जो उस अपील से संबंधित जो दावाकृत धनराशि है जो आपको जमा करना चाहिए नगर पालिका कार्यालय में, जब तक वो फीस या वो धनराशि जो आपको जमा करना चाहिए आपने अगर जमा नहीं कर दी है, निक्षेप नहीं कर दिया उस धनराशि का, तब तक आप अपील करने के लिए योग्य नहीं है। इसके बाद धारा 162 पढ़ाई जाती है, इस बारे में पूछी जाती है एग्जाम्स में, मेंस में। उच्च न्यायालय को निर्देश, हालांकि हम सीपीसी के आदेश 46 और सीपीसी की धारा आप चले जाइए 113, इन दोनों में निर्देश के बारे में पढ़ा चुके हैं। वहाँ पर भी हमने बताया था कहीं भी निर्देश की बात हो तो उस मैटर को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम पढ़ लें निर्देश के बारे में। पहली उपधारा क्या करिए, यदि धारा 160, धारा 160 क्या होती है, कराधान के संबंध में, कराधान के संबंध में अपीलों से संबंधित है धारा 160, जो कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष होती है। तो कराधान जो कर लगाए गए हैं उनके संबंध में अपीलें हैं ये धारा 160 में। यदि धारा 160 के अधीन अपील की सुनवाई के दौरान, देखिए हमने कहा बताया अपील किसके समक्ष होगी, जिला मजिस्ट्रेट। अपील की सुनवाई के दौरान किसी कर निर्धारण के प्रति दायित्व अथवा उसके सिद्धांत के बारे में प्रश्न उद्भूत होता है, जिस पर अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी युक्त संदेह को ग्रहण करता है, तो वो या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर वाद के तथ्यों और उस बिंदु का विवरण तैयार कर सकेगा जिस पर संदेह किया जाता है। उस विवरण को उच्च न्यायालय के विनिश्चित हेतु उस बिंदु पर अपनी, अगले पेज पे लिखा होगा, अपनी राय सहित, अगले पेज को भी हम अभी आपको बता दें, अपनी चूंकि जिस बिंदु पर उससे समाधान चाहिए उसमें आगे लिखेंगे आप अपनी राय के साथ विनिर्दिष्ट कर सकेगा। इसका मतलब समझ लीजिए पूरा इस धारा 1 का कहने का मतलब है कोई मामला कराधान से संबंधित अपील का आया किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष या अधिकारी के समक्ष, और उसे लग रहा है कि कोई संदेह है कि इसमें कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो रहा है जिसका पहले हमें उच्च न्यायालय से समाधान ले लेना चाहिए। तो वो क्या करेगा, अधिकारी जिसके समक्ष अपील आई है वो या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा आवेदन दिया हो तो उसके आवेदन पर उन तथ्यों के बारे में जिस पर उस न्यायालय को संदेह है कि जिनका विनिश्चय क्या करना चाहिए, उच्च न्यायालय को करना चाहिए, तो उन तथ्यों के बारे में एक विवरण तैयार करेगा। उस विवरण में अपनी राय भी देगा उन बिंदुओं के बारे में कि मेरी राय ये है, हालांकि ये मुझे संदेह लग रहा है कि इस तरह से इसका विनिश्चय होना चाहिए, कृपया आप हमें निर्देश करें कि किस तरह से हम इन बिंदुओं पर अपना निर्णय दें। तो इस तरह से एक मैटर तैयार करके वो क्या करेगा, उच्च न्यायालय को भेजेगा। उच्च न्यायालय उस पर क्या करेगा, उन बिंदुओं का समाधान करके, और जो उस बिंदुओं का समाधान है वो समाधान सहित उसकी प्रति सहित उस न्यायालय को मैटर भेज देगा जिसने निर्देश के लिए उच्च न्यायालय को मामला भेजा था। अगले हम लोग उपधारा 2 देखें इसकी क्या कहती है, अगले पेज पे चले। ये बात हम पढ़ा चुके हैं, अपनी राय के साथ निर्दिष्ट कर सकेगा, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछले पेज पे ही हमने इस बात को समझा दिया था। उपधारा 2 अब हम देखना है हमें। उपधारा 1 के अधीन निर्देश किए जाने पर वाद में पश्चातवर्ती कार्रवाई जहां तक संभव हो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 46 में अंतर्विष्ट उच्च न्यायालय के समक्ष निर्देशों से संबंधित नियमों के अधीन हो। बिल्कुल वही बात है अभी हमने बताई थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा आदेश 46 और धारा 113 में निर्देश को पूरी तरह से बता दिया गया है कि जब कोई लोअर कोर्ट क्या करता है, अपने उच्च न्यायालय को किसी बिंदु पर मदद मांगता है तो उसका
उसका एक विवरण तैयार करता है और अपनी राय देता है। फिर वो उच्च न्यायालय से उसका समाधान मांगता है। उच्च न्यायालय उस बिंदु पर अपना समाधान देता है कि आप इस मामले को इस तरह से निपटाइए, और समाधान की प्रति भी उस लोअर न्यायालय को दे देता है कि आप ये इसका समाधान है इन बिंदुओं का जिस पर आपको संदेह था, ये आपका संदेह हमने संदेह से मुक्त कर दिए इन बिंदुओं को, और आप क्या करिए, अब इन दिशा निर्देशों के अनुसार अपने निर्णय को अभिलिखित करिए, निर्णय को पूरा करिए। तब वो न्यायालय क्या करता है, पूरी उसी तरह यही प्रक्रिया धारा अनुच्छेद 46 में बताई गई है, और इस प्रक्रिया का अनुसरण करके जो लोअर कोर्ट है वो अधीनस्थ न्यायालय जो है निर्देशों को मानते हुए अपना निर्णय लिखवा देता है, दे देता है, निर्णय लिखवा दे देता है। अब आ जाइए धारा 221 पूछी गई है एचजीएस में कई बार और पीसीएसजे में भी। निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित किया जाना। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर नगर पालिका चाहे किसी निजी सड़क को क्या सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकती है, तो इसका उत्तर है बिल्कुल कर सकती है। किस तरह से कर सकती है ये समझा रहे हैं, हम आपको पूरा विवरण दे रहे हैं। नगर पालिका किसी भी समय जब इसकी अपेक्षा की जाए किसी सड़क को जो सार्वजनिक सड़क ना हो, ऐसी सड़क के किसी भाग पर सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना देगी। ऐसी नोटिस लगाए जाने के पश्चात आगामी 2 माह के भीतर ऐसी सड़क या सड़क के किसी भाग का या उसके अपेक्षाकृत बड़े भाग का स्वामी या स्वामीगण उक्त नोटिस के विरुद्ध नगर पालिका कार्यालय में आपत्ति दर्ज कर सकेगा। कहने का मतलब है कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की जो सार्वजनिक सड़क नहीं थी, व्यक्तिगत सड़क थी, और नगर पालिका को लगता है कि इसको सार्वजनिक सड़क घोषित किया जाना चाहिए, तो सार्वजनिक सड़क के किसी भी भाग पर एक नोटिस चिपका देगा कि ये सड़क अब सार्वजनिक सड़क घोषित की जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को जो उस सड़क से जिनके व्यक्तियों के निवास गृह है या जो सड़क से संबंधित है, या जो उस सड़क पे सबसे बड़े भूभाग वाला व्यक्ति हो कोई, या कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित उस सड़क से संबंधित कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उस नोटिस के जो आशय के साथ सार्वजनिक सड़क घोषित करने के आशय के साथ उस सड़क के किसी भाग पर लगाई गई है, तो 2 महीने के भीतर उस नोटिस के 2 महीने के भीतर वो व्यक्ति या व्यक्तिगण या स्वामी या स्वामीगण नगर पालिका कार्यालय में आपत्ति कर सकते हैं कि भाई आप इस तरह से सार्वजनिक सड़क घोषित नहीं कर सकते और इससे हमें ये नुकसान हो जाएगा। वो तमाम आपत्तियां नगर पालिका सुनेगी। फिर क्या होगा अगले, नगर पालिका प्रस्तुत की गई आपत्ति पे विचार करेगी और यदि वो उन्हें अस्वीकृत कर देती है तो ऐसा मार्ग या उसके भाग पर अग्रेतर सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसको एक सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकेगी। कहने का मतलब हुआ आपने आपत्ति की, नगर पालिका ने उस पर विचार किया, अगर आपकी आपत्ति ठीक लगी तो वो नोटिस कैंसिल हो जाएगा जो उसने इस आशय से लगाया था, और अगर आपकी आपत्ति में कोई दम नहीं है तो नगर पालिका क्या करेगी, पहले तो सिर्फ उसने आशय की एक नोटिस लगाई थी, अब क्या करेगी, वो बाकायदा घोषित कर देगी ये कि ये सड़क जो है सार्वजनिक सड़क हो गई है, किसी को कोई रुकावट नहीं है, कोई भी सड़क से आ जा सकता है, और कोई व्यवधान करता है तो हमसे संपर्क करिए, क्योंकि ये सार्वजनिक सड़क घोषित की जा चुकी है। अब इसकी उपधारा 2 क्या कहती है वो देख लें। नगर पालिका धारा 221(1) के अधीन, 21(1) के मतलब धारा 1 के धारा 221 धारा 1 के अधीन अपेक्षित कोई सार्वजनिक नोटिस सड़क पर लगाए जाने या अतिरिक्त किसी स्थानीय समाचार पत्र यदि कोई हो में या अन्य ऐसी रीति से जैसा कि नगर पालिका उचित समझे प्रकाशित कराएगी। कहने का मतलब है जब वो सड़क सार्वजनिक जो व्यक्तिगत सड़क थी सार्वजनिक सड़क घोषित की जा चुकी है, अब वो पहला तो काम यही करती है उस सार्वजनिक सड़क के किसी भाग पर एक नोटिस चिपका देती है। उसके अलावा अगर वो ऐसे किसी क्षेत्र में जहाँ पर एक स्थानीय न्यूज़पेपर चल रहा है तो वो उस स्थानीय न्यूज़पेपर स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की या इस बात को प्रकाशित करा देगी कि फला सड़क जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके घर चबूतरे से लेकर फला के चबूतरे तक, मतलब जो सड़क की लेंथ है वहाँ से लेकर वहाँ तक की सड़क को
सार्वजनिक सड़क घोषित किया गया है और ये सड़क अब सार्वजनिक सड़क हो गई, ऐसा प्रकाशन नगर पालिका क्या कर सकती है, नोटिस में भी जो चिपकाया गया उसमें भी दे सकती है और किसी स्थानीय अखबार में भी ये अधिसूचना प्रकाशित कर सकती है। आगे चले हम लोग। अब एक प्रश्न अक्सर आता है नगर पालिका अधिनियम के अधीन दिए जाने वाले दंड, कि नगर पालिका को किन किन मामलों में दंड देने की शक्ति है, किन किन मामलों में दंड दे सकती है नगर पालिका। तो इससे पहले भी हम लोग जैसे पंचायती राज अधिनियम में पढ़े थे, तो जितने भी लोकल एक्ट होते हैं, लोकल लॉज हैं यूपी के, लगभग सभी लॉज में क्या है, उन उन निगमों को, उन प्राधिकरणों को मुख्य दंड देने की शक्ति नहीं है, बल्कि वो लोग यूजली अर्थदंड दे सकते हैं। हालांकि जो नगर विकास अधिनियम है वहाँ पर कुछ मामलों में कारावास का भी प्रावधान किया गया था, और उसके अलावा कारावास के लिए नहीं कहा जाता है। ज़्यादातर जैसे नगर पालिका में जो है आपको अर्थदंड से संबंधित कई एक धाराएं हैं जिनमें अर्थदंड दिया जाता है, और ये दंड के बारे में हम आपको सारी धाराएं जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता रहे हैं। और इसी तरह से ये जो पेज है आप देख रहे हैं सामने, नगर पालिका अधिनियम के अधीन दिए जाने वाले दंड से संबंधित जो पेज है, ये नगर पालिका का अधिनियम का भी आखिरी पेज है, और जो लोकल लॉज हैं उनका भी आखिरी पेज है, और जो आपके कानून से संबंधित जो तीसरा पेपर है, भारतीय दंड संहिता तथा लोकल लॉज, उनका भी ये आखिरी पेज है। कहने का मतलब है जो लॉ का तीसरा पेपर होता है वो आज आपका कंप्लीट हो रहा है, दूसरा हम बहुत पहले कंप्लीट करा चुके हैं, और पहला जो मौलिक विधि है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के आपका PCSJ या HJS यूपी के मेंस का सिलेबस कंप्लीट करा दिया हमने अंडर 73 डेज। पूरा यहाँ 1 डे से लेके डे 73 डेज तक पूरा सिलेबस है, कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट नोट्स हैं, कंप्लीट जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट्स दे दिए हैं, कहीं ना भटकिए, पर्याप्त मैटर है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप 100% मेंस, चाहे वो PCSJ का हो, चाहे वो यूपी के HJS का हो, चाहे यूपी PCSJ हो, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। भटकिए मत, क्योंकि भटकने से जो है आप प्रॉब्लम में आते हैं और मैटर से दूर जाते हैं। ये मैटर पर्याप्त है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई प्रश्न बचेगा नहीं। हालांकि ये वीडियो आज आपका लंबा हो रहा है क्योंकि हमें ये आज टॉपिक कंप्लीट कराना है, तो चलिए देर ना करें, टॉपिक को पहले समझें। धारा वाइज हमने दंड के बारे में प्रावधान बताए हैं। अगर आपको धाराएं याद ना रहें, कोशिश पहले करिए कि धारा की अगर संख्या याद रह जाए तो और अच्छी बात है, ना याद रह जाए तो मैटर याद करिएगा। जैसे कि धारा पहली जो हमने बता रहे हैं यहाँ पर दंड से संबंधित है, धारा 178 क्या कहती है, जो कोई सूचना दिए बिना किसी बिल्डिंग या उसके किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण शुरू करता है या जारी रखता है, वो अधिकतम 1000 रुपये तक के जुर्माने का भागी होगा, तथा कम से कम या किसी भी दशा में 250 रुपये से कम का नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति नगर पालिका को सूचना दिए बिना किसी भवन का निर्माण कर रहा है या उसमें बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है या कोई पुनः निर्माण कर रहा है, और अगर ऐसा कार्य वो नगर पालिका को सूचित किए बिना कर रहा है तो उस पर अधिकतम 1000 रुपये और कम से कम 250 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। दूसरी उपधारा देखें, धारा 191, उपधारा नहीं है, दूसरी धारा है धारा 191 क्या कहती है, कोई व्यक्ति बिना नगर पालिका की लिखित अनुमति के नालियों से कनेक्शन लेगा या उन्हें बदलेगा, वो 50 रुपये तक के दंड का भागी होगा। अगर आप बिना नगर पालिका की अनुमति के क्या कर रहे हैं, नाली से कनेक्शन ले रहे हैं या उनको बदल रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप पे 50 रुपये तक का 50 रुपीज़ तक का जुर्माना लगेगा। फिर अगली धारा है धारा 210 क्या कहती है, बिना अनुमति के सड़क या नाली के ऊपर भवन का विस्तार करता है
वो कम से कम 250 रुपये तक का और अधिकतम 1000 रुपये तक के अर्थदंड का भागी होगा। ठीक, सड़क या नाली के ऊपर आपने निर्माण कार्य किया है जिसमें चबूतरा नहीं आता है, ये अभी याद रखिएगा। फिर आ जाइए धारा 252 पर। जो कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है वो 10 रुपये तक के जुर्माने का दायी होगा। फिर आ जाइए धारा 253 पर। जो कोई बिना लाइट के गाड़ी चलाता है उसे 20 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। फिर छठी बात देखें, धारा 255, घूमते हुए जानवरों को नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा हटाया जा सकता है और जानवर के मालिक के ऊपर 250 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ, नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई जानवर घूम रहा है तो नगर पालिका के कर्मचारी उसको पकड़ के अपने पास ले जा सकते हैं, और जब मालिक उनको ढूंढता हुआ नगर पालिका कार्यालय या जहाँ पर वो पशु बंद किया गया वहाँ आता है, उससे 250 रुपये तक का जुर्माना भी वसूल करेंगे कि आपने जानवर को छुट्टा क्यों छोड़ा था। फिर आखिरी धारा है इस टॉपिक की, इस अधिनियम की और कुल मिला के लोकल लॉज की। धारा 285 देखें, बिना नगर पालिका की लिखित अनुमति के कोई कब्रिस्तान या चिता स्थल का निर्माण नहीं करेगा। यदि इसका उल्लंघन होने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कहने का मतलब हुआ, बिना नगर पालिका की अनुमति के आप कहीं पर भी कोई भी किसी भी स्थान को कब्रिस्तान या चिता स्थल के रूप में नहीं लाएंगे, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप पे क्या होगा, 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। कुल मिला के ये हम लोगों का लोकल एक्ट यूपी के कंप्लीट हो गए। सारे एक्ट के साथ हमने जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट केस लॉ चाहिए थे वो दे दिए हैं, और लोकल एक्ट के साथ ही साथ ये आपका, हम बार बार बता रहे हैं, आपका जो है ये लॉ का जो तीसरा पेपर है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय दंड संहिता और स्थानीय विधियाँ, ये कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने बताया है कि अब आपके पास 1 महीने से भी अंदर का समय है, इसी में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है प्लस रिवीजन भी करना है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, इसलिए हमने अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया है, पीछे आपको बताया भी है 9450770672। कोशिश करिए आप उससे जुड़ जाइए, बहुत नॉमिनल फीस है, और आप सिलेक्शन लेंगे तो फीस भी आपकी रिफंडेबल है। जुड़ जाइए, बहुत बेहतर है। नहीं जुड़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और सारे साथियों को ये मैटर शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग सिलेक्शन ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आज वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके।